हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अकबर क्लासेस। अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, आप सबको पता होगा जितने लोग हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं। आज मैं क्लास 9th के केमिस्ट्री को शुरू करने जा रहा हूँ इस नए सेशन में, और इस बार हम कुछ नया करने जा रहे हैं। नया इन द सेंस ऑफ कि हम NCERT फॉलो नहीं करेंगे, अब हम पियर्सन को फॉलो करेंगे। जितने लोग हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे पियर्सन क्या है उसको पता होगा, और पियर्सन में कंटेंट क्या होते हैं उसको पता होगा। मैं जो लेटेस्ट एडिशन आया है क्लास 9th और क्लास 10th का अपडेटेड एडिशन, इसके बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि अब क्या हुआ, अब क्या बदलाव आया है। पहले चैप्टर्स को इस तरह से मिक्स किया गया था, इस तरह से अरेंज किया गया था कि पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती थी किस चैप्टर को कब पढ़ना है। लेकिन अब जो फाइनल एडिशन आया है 2020 में, ये बड़ा ही अरेंज तरीके से रखा गया इस कुछ चैप्टर्स को, और इसमें केमिस्ट्री के जो डिफरेंट ब्रांचेस है, डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, इसको अलग अलग कर दिया गया है और उसके अंतर्गत चैप्टर्स को रखा गया है। तो क्लास 9th में आपको केमिस्ट्री के 2 ब्रांचेस पढ़ने हैं, और क्लास 10th में फिर से वो 2 ब्रांचेस के साथ तीसरा ब्रांच भी पढ़ना है। तो पता ये चल रहा है कि केमिस्ट्री जो होल सब्जेक्ट है, जिसको आप सिर्फ केमिस्ट्री जानते थे, इसको भी फर्दर डिफरेंट डिसिप्लिन्स में क्लासीफाई किया गया है, और फिर उसको उसके अंदर जो चीज़ें हैं, उसके अंदर जो अलग अलग टॉपिक्स हैं, उसको कवर किया जाता है। तो पहले जान लेते हैं कि केमिस्ट्री को कितने सेक्शंस में डिवाइड किया गया, कितने डिसिप्लिन्स में डिवाइड किया गया, कितने ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। यानी कि हमें जानना है व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अब ये ब्रांचेस किसको क्या डील करता है उसको हम स्टडी नहीं करेंगे, मैं सिर्फ बताऊँगा कि ये डिफरेंट ब्रांचेस क्या क्या हैं। तो केमिस्ट्री के डिफरेंट ब्रांचेस हमारे पास जो है वो क्या क्या है। केमिस्ट्री एक तो सब्जेक्ट हो गया, इसके 3 अलग अलग हमारे पास ब्रांचेस हैं। फर्स्ट ब्रांच, तो किसी को भी आप फर्स्ट कह सकते हैं, लेकिन 3 ब्रांचेस हैं, वो है फिजिकल केमिस्ट्री। द सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। And the third one is organic chemistry. ओके, मैंने आपको कह दिया कि हम किस में क्या पढ़ने जाएंगे, ये हम क्या पढ़ना है कि कौन सा ब्रांच क्या बताता है, उसको हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, बस उसके अंदर जो कंटेंट है उसको हम लोग पढ़ने जाएंगे। मैंने कहा कि आपको क्लास 9th में इन दोनों चैप्टर्स, इन दोनों डिसिप्लिन्स को पढ़ना है। क्लास 9th में ये दोनों सेक्शन है, क्लास 10th में इसको रखा गया है। ये क्लास 10th के पियर्सन में पढ़ेंगे। ऑब्वियसली बात है क्लास 10th में ये दोनों इंक्लूडेड होगा, लेकिन 9th में ये नहीं है। ऑर्गेनिक वाला पोर्शन आपको 9th में नहीं पढ़ना है। तो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है आपको, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। अब हमें फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो क्लास 9th में जो फिजिकल केमिस्ट्री है, इसमें आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है वो है नेचर ऑफ मैटर। दिस इज़ द फर्स्ट वेरी चैप्टर, और इस चैप्टर में सारे बेसिक्स कवर हो जाएंगे आपको, कि जो बेसिक आइडिया डेवलप करना होता है बीइंग अ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, सारे के सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके जहन में आ जाएंगे। एंड द सेकंड चैप्टर यू हैव बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, नेचर ऑफ मैटर, देन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आपको फार्मूलेज वगैरह जो लिखे जाते हैं और केमिकल रिएक्शंस को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, इन चीज़ों को पढ़ेंगे। एंड द थर्ड वेरी चैप्टर जो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइचियोमेट्री एंड बिहेवियर ऑफ गैसेस। एंड द फोर्थ चैप्टर इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। और जो 5th चैप्टर है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का क्लास 9th में, वो है केमिकल काइनेटिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल काइनेटिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम ये थोड़ा सा हाई लेवल की बात हो गई। 4th चैप्टर तक जो चीज़ें हैं ये सारी आपके सिलेबस की चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो हम ऑब्वियस बात है कि हम सबसे पहला जो चैप्टर है उसी से शुरू करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं सबसे पहला चैप्टर से, एंड दैट वेरी चैप्टर इज़ नेचर ऑफ मैटर। याद रखें कि हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। ओके, लेट्स बिगिन विद नेचर ऑफ मैटर। हमारे अकबर क्लासेस के जो लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होंगे उसको पता होगा कि केमिस्ट्री है क्या और केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते क्या हैं। उस पर हम लोग आज अपना टाइम नहीं देंगे, हम बस इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो हम देखेंगे। नेचर ऑफ मैटर, दिस इज द फर्स्ट वेरी चैप्टर ऑफ क्लास 9th पियर्सन, और दिस चैप्टर बिलोंग्स टू फिजिकल केमिस्ट्री। नेचर ऑफ मैटर, ओके, शुरू करते हैं इसको। नेचर ऑफ मैटर में हम क्या पढ़ेंगे, मैटर को स्टडी करेंगे। आप में से
सारे बच्चे जानते होंगे कि व्हाट इज़ मैटर। तो मैटर इज़ एनीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। एवरीथिंग इज मैटर अराउंड यू। यू आर सराउंडेड बाय मैटर। यू आर yourself is matter. I myself is matter. Everything is matter. The air we are breathing is matter. The water we are drinking is water. Everything is water. क्यों? क्योंकि हर वो चीज़ जिसके पास मास है, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो मैटर है। अब ये मैटर आपके नेचर में 3 डिफरेंट फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, अदर देन टू एक्स्ट्रा फिजिकल स्टेट्स जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में आते हैं। एक है प्लाज्मा, एक है बीईसी, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसर। उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। जो प्रैक्टिकली जो फिजिकल स्टेट्स आपको दिखते हैं नॉर्मली, वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इन्हीं सॉलिड, लिक्विड और गैस में जो नेचर है मैटर का, उसको हम अगर स्टडी करेंगे तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है, मैं भूल रहा हूँ साइंटिस्ट का नाम, इसका नाम है रूडोल्फ क्लाउसियस। रूडोल्फ क्लाउसियस, आई थिंक दिस माइट बी द स्पेलिंग। रूडोल्फ क्लाउसियस ने एक बात कही, एक थ्योरी थी जिसका नाम था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। ठीक है, ये थ्योरी उन्होंने क्यों दी? ये थ्योरी उन्होंने इसीलिए दी ताकि मैटर के जो नेचर है इसको समझा जाए। अलग अलग सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात नहीं कर रहा है, ऑन द होल मैटर के लिए कुछ स्पेसिफिकेशन, कुछ बातें, जनरल बातें उन्होंने कही। और ये सारी बातें जो है एक फैक्टर पे डिपेंड करती है, वो है टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर फिर क्या डिसाइड करता है? तो टेम्परेचर डिसाइड करता है काइनेटिक एनर्जी को। यानी कि उन्होंने बेसिक रिलेशनशिप बताया। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एक्चुअली क्या बताता है? ये बताता है कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। ठीक है, आप सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी कैसी एनर्जी है? एनर्जी ड्यू टू मोशन। एनर्जी ड्यू टू मोशन। मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये सारी बातें। अब ये मोशन किस चीज़ का है, काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी और टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है, ये सारी बातों का एक उन्होंने कुछ पॉइंट्स बनाए, कुछ उन्होंने एजम्पशंस दिए, कुछ उन्होंने हाइपोथेसिस दिए। उन हाइपोथेसिस की हम लोग बात करते हैं। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इज बेसिकली एक्सप्लेनिंग नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर कैसा होगा। हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस की अलग अलग बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी मैटर, वॉट एवर द मैटर, उसके अंदर जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो लेट्स डिस्कस कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहता है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो एजम्पशंस हैं, ये एजम्पशंस हम लोग देख लेते हैं। एजम्पशंस यानी कि उसके कुछ स्टेटमेंट्स। सबसे पहला एजम्पशंस क्या है? तो उन्होंने कहा, किसने कहा? रूडोल्फ क्लाउसियस। रूडोल्फ क्लाउसियस ने एक थ्योरी दी जिसका नाम था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, दैट बेसिकली एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ मैटर। एंड दिस थ्योरी बेसिकली रिलेटिंग द काइनेटिक एनर्जी एंड द टेम्परेचर। एंड काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ड्यू टू मोशन। अब ये मोशन किसका है, ये हम लोग देखते हैं अभी। तो उन्होंने सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कहा? एवरी मैटर इज मेड ऑफ टाइनी every matter is made of tiny small particles. इन पार्टिकल्स को उन्होंने क्या कहा? इन पार्टिकल्स को उन्होंने कहा मॉलिक्यूल्स। यानी कि सारे के सारे जो मैटर है वो बेसिकली किससे बने हुए हैं? मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। यानी कि उन्होंने जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, जो बहुत ही टाइनी हैं, उनको उन्होंने क्या नाम दे दिया? मॉलिक्यूल्स नाम दे दिया, विदाउट एक्सप्लेनिंग कि मॉलिक्यूल्स होते कैसे हैं। हालांकि अभी मॉडर्न साइंस में हमारे पास और भी बहुत तरह के पार्टिकल्स हैं, हम एटम्स जानते हैं, हम आयंस जानते हैं, लेकिन उन्होंने सबको क्या कहा? मॉलिक्यूल्स कहा। सेकेंड वेरी स्टेटमेंट उन्होंने जो कहा कि ये जो मॉलिक्यूल्स है, वट एवर द मैटर, चाहे सॉलिड है, लिक्विड है, चाहे गैस है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है। ठीक है, क्या है? स्पेस है। तो उन्होंने क्या कहा? दूसरा स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट spaces between the molecules of matter.
ठीक है। और ये स्पेसेस क्या कहलाए, इस स्पेसेस को उन्होंने नाम दिया या फिर हम लोग नाम दे, जो भी है नाम क्या कहा जाता है इन स्पेसेस को, जनरली हम लोग कहते हैं दीज स्पेसेस आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट कि सारे के सारे मैटर बहुत ही स्मॉल टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने, जिसको उन्होंने कह दिया मॉलिक्यूल्स, और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट ऑफ द मैटर, कोई भी फिजिकल स्टेट हो लेकिन उसके बीच में क्या है, स्पेसेस हैं। इन स्पेसेस को उन्होंने क्या नाम दिया, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। ओके, दिस इज द सेकंड एजम्पशन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। ओके, अब हम लोग आगे और भी कुछ एजम्पशंस लिखते हैं। आई होप आप कॉपी कर रहे होंगे, कॉपी करते रहेंगे साथ साथ तो फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे ऑनलाइन, तो बेटर है कि आप नोट्स बनाना शुरू कर दें। एंड थर्ड एजम्पशन में उन्होंने क्या कहा कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं। देयर इज़ अ अट्रैक्टिव नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन देम, दैट इज़ वाई दे आर इन अ क्लस्टर, वो एक साथ क्यों रहते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, दैट इज़ मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो दीज मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। एंड द फोर्स, इस फोर्स का नाम उन्होंने क्या कहा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज दिस force of attraction is called as intermolecular force of attraction। ठीक है, अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इसके नेचर को उन्होंने बताया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो तरह के हो सकते हैं। या तो हो सकता है कि आपके पास जो मैटर है उसमें सारे पार्टिकल्स एक तरह के हैं, या तो हो सकता है कि आपके पास जो मैटर है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ मैटर, उन्होंने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक को उन्होंने कहा कोहेसिव फोर्सेस, क्या कहा उन्होंने, कोहेसिव फोर्स, ठीक है, और दूसरे को उन्होंने कहा एडहेसिव फोर्स। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। अगर कोहेसिव फोर्स होगा, इसका मतलब है ये किसके बीच में होगा, एग्जिस्ट बिटवीन सिमिलर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, सिमिलर ऐसे लिखते हैं हम लोग, सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, रिमेंबर कि पार्टिकल को उन्होंने मॉलिक्यूल्स कहा था। और एडहेसिव फोर्स जो है ये किसके बीच में आते हैं, एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये समझना है, अगर इसको है तो आप समझ लें कि आपके पास पानी है, तो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो सिर्फ कोहेसिव होगा। लेकिन पानी में आपने शुगर डिसॉल्व कर दिया, यू आर डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, नाउ यू हैव टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल इन अ मैटर। जब आपके एक ही मैटर के अंदर दो तरह के पार्टिकल हो जाए तो एडहेसिव फोर्स हो जाएगा। तो ये समझ सकते हैं कि जब आपके पास मिक्सचर हो तो मिक्सचर में एडहेसिव फोर्सेज होंगे, और जब आपके पास कुछ प्योर सब्सटेंसेज हैं तो उसमें कोहेसिव फोर्सेज होंगे। तो दिस इज द थर्ड स्टेटमेंट। एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या कहा उन्होंने कि ये जो पार्टिकल्स हैं, दीज पार्टिकल्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी, दीज पार्टिकल्स पोजेस, यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर पोजेस काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है उसको मैं आगे बताता हूँ। तो दीज पार्टिकल्स, है ना, जिसको उन्होंने क्या कहा, molecules possess kinetic energy। okay, kinetic energy क्यों, because of
देयर सीजलेस मोशन, मतलब कोई भी मैटर का फिजिकल स्टेट हो, आइदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है दे आर इन मोशन, दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन। ये सीजलेस मोशन का मतलब ऐसा मोशन विच इज़ नॉट स्टॉपिंग एट ऑल, वो कभी रुकता ही नहीं है। ये बढ़ता घटता है अलग बात है, बट इट नेवर स्टॉप्स। तो इस सीजलेस मोशन की वजह से इन मॉलिक्यूल्स के पास हमेशा काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है। तो ये चार बातें, 4 मेजर assumptions of kinetic molecular theory of matter. The first very statement, every matter is made up of very small particles, very tiny particles. These particles are molecules and there exists. Second statement, second assumption is कि उसके बीच में स्पेसेस होते हैं, इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस कहलाते हैं। एंड थर्ड स्टेटमेंट कि ये पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं, विच इज इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट कैन बी ऑफ 2 टाइप, कोहेसिव एंड एडहेसिव। एंड द फोर्थ वेरी स्टेटमेंट, these particles are in continuous motion. Because of this continuous motion, because of this ceaseless motion, they possess kinetic energy. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो सीजलेस मोशन है, ये मोशन किस पे डिपेंड करता है? दिस मोशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इसमें टेम्परेचर डिसाइड करेगा मोशन को, और मोशन पे क्यों डिपेंड करेगा? काइनेटिक एनर्जी। तो आप मोशन, काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर, ये सारे रिलेटेड हैं। और ये ओवरऑल क्या कहलाया? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, जिसको देने वाला, जिसको प्रपोज करने वाला जो साइंटिस्ट था, ही वाज रुडोल्फ क्लाउसियस। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। अब ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में जो पैरामीटर्स हमें मिले, पहला पैरामीटर कि इसमें पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल। दूसरा पैरामीटर हमें क्या मिला कि ये जो पार्टिकल्स हैं इसके बीच में स्पेस है, जिसको हमने कहा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। उसके बाद थर्ड जो है, इसको हमने कहा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। और जो फिफ्थ है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। ये सारी बातें हो गई, ये सारे के सारे पैरामीटर्स हमको मिल गए। अब हमें पता है कि ये हमारे पास जो मैटर है, मैटर 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब ये 3 फिजिकल स्टेट को जब हम लोग देखते हैं तो इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स को अगर हम एनालिसिस करते हैं तो पाते हैं कि ये डिफरेंट पैरामीटर डिफरेंट फिजिकल स्टेट में अलग अलग है। इसका मतलब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर के बेसिस पे हम लोग मैटर के नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि ये पैरामीटर्स किस में किस तरह से हैं। ठीक है, तो हम एक टेबल बनाते हैं, इस टेबल में सारी बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग कुछ पैरामीटर्स देखेंगे। पैरामीटर्स हमारे पास सबसे पहले क्या होगा? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स रिमेंबर क्या हैं? मॉलिक्यूल्स हैं। दूसरा जो हमारे पास पैरामीटर होगा वो हमारे पास होगा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जो तीसरा होगा वो होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। फोर्थ होगा वो हमारे पास हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा है? मॉलिक्यूलर मोशन पे। मॉलिक्यूलर मोशन। फिफ्थ हम लोग बना लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। और सिक्स्थ हम लोग एक नया टर्मिनोलॉजी लेके आते हैं, सरफेस, फ्री सरफेसेस। ये फ्री सरफेस किस पे डिपेंड करता है? ये मॉलिक्यूलर मोशन पे ही डिपेंड करता है। इसीलिए ये दोनों कोई अलग बात नहीं है, ये दोनों मॉलिक्यूलर मोशन पे ही डिपेंड करता है। किस तरह डिपेंड करता है? वी विल सी। तो ये पैरामीटर्स हो गए हमारे पास। ये पैरामीटर सॉलिड में किस तरह से वेरी कर रहे हैं, लिक्विड में किस तरह से हैं, और गैस में किस तरह से हैं। लेट्स सी। आप भी मेरे साथ इस टेबल को ड्रॉ करते जाएं ताकि आप साथ साथ चल पाएँ, सो दैट यू कैन फॉलो मी। ओके, चलिए अब इस पे बातें कर लेते हैं हम लोग कि क्या हम लोग इस पे बातें कह सकते हैं। इस अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स को पैकिंग ऑफ पार्टिकल आपकी किताब में लिखा है। अब आपने अगर देखेंगे सॉलिड और लिक्विड और गैस में, ये तीनों तो पार्टिकल से बने हुए। दिस पार्टिकल्स आर, ये पार्टिकल्स क्या हैं? मॉलिक्यूल्स हैं अकॉर्डिंग टू KMT, है ना, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं, दीज पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, क्लोजली
पैक्ड। ओके, अब ये क्लोजली पैकिंग जो होगी, या तो एक ऑर्डर होगा, स्पेसिफिक ऑर्डर होगा थ्रू आउट द मैटर, मैटर के अंदर सारे के सारे पार्टिकल्स एक पैटर्न को फॉलो करेगा, एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करेगा, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हो जाएंगे। और हो सकता है कि ये अरेंजमेंट क्या हो, इरेगुलर हो, यानी कि आपके अंदर सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स क्लोजली पैक है, दिस क्लोज पैकिंग कैन बी अप टू टू टाइप्स। एक क्या हो सकता है रेगुलर अरेंजमेंट, एक क्या हो सकता है इरेगुलर अरेंजमेंट। रेगुलर और इरेगुलर अरेंजमेंट के बेसिस पे सॉलिड्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जो बाद में आप पढ़ेंगे कि ये टाइप्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, दैट विल बी डिस्कस लेटर। अब लिक्विड में जो पार्टिकल्स है, आप सबको पता है कि लिक्विड के पार्टिकल्स मूव करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि वो पार्टिकल्स किस तरह से पैक्ड हैं, लूजली पैक्ड, लूजली पैक्ड, है ना। अब गैस में पार्टिकल्स की पैकिंग की अगर बात करें, किसी कंटेनर के अंदर अगर रखेंगे, तब हम लोग पाते हैं कि ये पार्टिकल्स में कोई स्पेसिफिक पैकिंग नहीं है, क्योंकि पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं हर डायरेक्शन में। तो हम कहते हैं पार्टिकल्स आर ऑलमोस्ट फ्री। तो फ्री होने के बावजूद भी जब हम लोग पैकिंग वाला पैरामीटर लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा फ्रीली पैक्ड हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रीली पैक्ड, i.e. इसका मतलब ये हुआ दैट इज वेरी लूजली पैक्ड, वेरी लूजली पैक्ड। ठीक है। अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो इस पैरामीटर से इस पैरामीटर को कनेक्ट कर सकते हैं। जब पार्टिकल्स क्लोजली पैक हैं लेकिन स्पेस तो है, तो स्पेस क्या होगा, वेरी लेस, वेरी लेस, बहुत ही कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा। बट लिक्विड के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, वो लूजली पैक्ड हैं, इट मीन्स के पार्टिकल्स में स्पेस है मोर देन सॉलिड्स। ठीक है जी। अब गैस में पार्टिकल्स के बीच में लार्ज गैप्स हैं, बहुत ज़्यादा गैप्स होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि गैस को कैसे कंटेनर में रखा गया, जितना बड़ा कंटेनर होगा उतना ज़्यादा गैप बढ़ जाएगा। तो अगर हम जनरल बात करें, इन जनरल, तो हम बोलेंगे लार्ज स्पेसेस, लार्ज स्पेसेस। ठीक है, बहुत बड़ा गैप होता है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की अगर बात करें, सॉलिड्स में ऑब्वियस बात है कि ये स्ट्रॉन्ग होगा, इसमें वीक होगा सॉलिड्स के कंपैरिजन में, लेकिन गैस में इसको आप कह सकते हैं वेरी वीक, या फिर ये नेग्लिजिबल ही है, मतलब बहुत कम है, बहुत ही कम, बहुत ही कम। ठीक है, हालांकि हम इसको हटा नहीं सकते पूरी तरह से, कुछ ना कुछ तो है, लेकिन इतना कम है कि हम कैलकुलेशन में इसको नेगलेक्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर मोशन की अगर बात करें, सॉलिड्स के पार्टिकल में मोशन है, बट व्हाट टाइप ऑफ मोशन, किस तरह का मोशन इसमें है, तो हम लोग कहते हैं कि वाइब्रेटरी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन। अब ये वाइब्रेटरी मोशन कहाँ पर है, तो हम लोग बोलते हैं अराउंड देयर फिक्स पोजीशन। ठीक है, तो वाइब्रेटरी, सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन, ओनली वाइब्रेटरी मोशन अराउंड देयर फिक्स पोजीशन, यानी कि पार्टिकल्स जो हैं सॉलिड के, उसमें सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन है, सिर्फ कौन से पोजीशन में, फिक्स पोजीशन में। दैट इज़ वाई वो अपने शेप को, अपने साइज को मेंटेन रखता है। लेकिन लिक्विड की अगर बात करें, दे कैन नॉट मेंटेन देयर शेप। इसका मतलब उसमें वाइब्रेटरी मोशन के अलावा हर टाइप के मोशंस हैं, रेक्टिलिनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, वाइब्रेटरी तो है ही, जितने टाइप्स ऑफ मोशंस आप जानते हैं सारे मोशंस हैं। लेकिन ये मोशन जो है हर डायरेक्शन में नहीं होता है। सॉलिड के पार्टिकल किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर ही नहीं रहा है, फिक्स पोजीशन में कर रहा है। वाइब्रेटरी मोशन जिसको आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको मैं भूल रहा हूँ इसको, और इसका नाम है वाइब्रेटरी मोशन का, ओके फॉरगेट इट। मॉलिक्यूलर मोशन अगर आप लिक्विड में देखेंगे तो इसमें हर तरह के मोशन है, बट द डायरेक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड। इसमें जो डायरेक्शन है वो आपका रिस्ट्रिक्टेड है। डायरेक्शन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, सॉरी। मॉलिक्यूलर मोशन इसमें रिस्ट्रिक्टेड डायरेक्शन में है, यानी कि हट पोजेस ऑल टाइप्स ऑफ मोशन इन रिस्ट्रिक्टेड डायरेक्शन। ये रिस्ट्रिक्टेड डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन आपका डाउनवर्ड होगा एंड साइड वाइज,
यानी कि आप हमेशा किसी लिक्विड को जब देखते हैं तो लिक्विड या तो साइड्स में फ्लो करते हैं या तो नीचे की तरफ फ्लो करते हैं, कभी ऊपर की तरफ अपने से फ्लो नहीं कर सकता है। इसका मतलब इनके पार्टिकल्स में मोशन हर तरह के हैं लेकिन रेस्ट्रिक्टेड। बट गैस के केस में गैस पूरी तरह फ्री है, इसके पास हर तरह के मोशन हैं, तो हम बोलेंगे पोजेस रैंडम मोशन इन एवरी डायरेक्शन, एवरी पॉसिबल डायरेक्शन। क्लियर? बातें क्लियर हो रही है कि ये पैरामीटर्स किस में किस तरह से वैरी कर रहे हैं। अब इस मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी डिसाइड हो जाएगा कि जब पार्टिकल में मोशन ही सबसे कम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, क्या होगा, बहुत ही कम, वेरी लेस काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं इसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बहुत हाई होगी। अब और इसके पास लिक्विड के पास मोर देन, ऑब्वियस बात है, मोर देन सॉलिड्स। गैस के पास हाईएस्ट, ठीक है, इससे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसी के पास नहीं हो सकती। फ्री सरफेस, दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट। अब ये फ्री सरफेस क्या है? फ्री सरफेस जो आपके पास फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर है, डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें पार्टिकल का मोशन किधर हो रहा है। तो सॉलिड के पार्टिकल का मोशन किसी भी डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। आप किसी सॉलिड को जितने भी पीसेस बना लें, हाउ मेनी पीसेस, उसको तोड़ते जाए, कभी ऐसा नहीं होगा कि पार्टिकल्स मूव करने लगेंगे। तो हर हाल में उसके जो सरफेसेस मिल रहे हैं आपको, जितने सारे इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सरफेसेस जो मिल रहे हैं, किसी भी सरफेस के पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं। मतलब किसी भी सॉलिड के पास कोई भी ऐसा एक सरफेस नहीं है जो मोशन में इंगेज है। जब मोशन में इंगेज नहीं है कोई सरफेस तो वो सरफेस कहलाता है फ्री सरफेस। तो एक सॉलिड को अगर आप देखें, एक सॉलिड के पास कई फ्री सरफेसेस हो सकते हैं, जितने सारे आप उसके पीसेस बनाएंगे उतने ज़्यादा फ्री सरफेसेस हो जाएंगे। इट मीन्स अ सॉलिड कैन हैव मैनी नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस, यानी कि आप इसको काउंट नहीं करते, आप कह सकते हैं एनी नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस। आई होप कि आप लोग को विजिबल है बोर्ड, आप क्वालिटी को बढ़ा के देखेंगे। एनी नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस। अब लिक्विड के पास हमने बताया कि लिक्विड के पार्टिकल्स मूव तो कर रहे हैं, साइड वाइज कर रहे हैं और डाउनवर्ड कर रहे हैं। तो अपर सरफेस जो है उसका वो अपर सरफेस मोशन में एंगेज नहीं है। इट मीन्स दैट वेरी सरफेस इज फ्री, यानी कि ओनली वन फ्री सरफेस, ओनली वन फ्री सरफेस। कौन सा सरफेस है? अपर सरफेस। आई होप आपको क्लियर हो रही है बात। और जो लास्ट बात है, गैस में, गैस के पार्टिकल्स हर तरफ मूवमेंट में इंगेज है, तो आप उसके सरफेस को डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं नो फ्री सरफेस, नो फ्री। जब आपके पास गैस आ जाए तो इसके लिए सरफेस को आप डिसाइड ही नहीं करते, देयर इज नो सरफेस। बट सॉलिड हैव एनी नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस, लिक्विड हैव ओनली वन फ्री सरफेस। तो ऑल द पैरामीटर्स आर डिस्कस फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रही होगी बात। अब इन पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। आई होप कि ये पहला लेक्चर है, इसमें हम इतना ही डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में। जो सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज़ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और जो फेज ट्रांजिशंस हैं, इंटरकन्वर्जन्स हैं और जो डिफरेंट चीज़ें हैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।